हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मज़ा विद शिवजी यादव। साथियों, आज आपके लिए जो है साइंस में फिजिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं और आप जो है इत्मीनान से जो है बैठ जाइए और आज जो है इस वीडियो को जो है पूरा देखते रहिए और देखिए कि आपका जो है साइंस का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम सही सही जो है आपका बन जाएगा। आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि सबसे पहले सभी क्वेश्चन का आंसर को करो कंफर्म और फिर बोर्ड परीक्षा 2025 में 10वां का जो है साइंस के क्वेश्चन में करो अपना परफॉर्म। बेहतर परफॉर्म करोगे तुम लोग। बस पीडीएफ को देखते जाओ और इसको जो है आप जो है याद करते चले जाओ और आप लोगों को इसी में हम रटा देंगे। याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस आप देखते जाओगे और सब याद हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। सभी जो है वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और यही बोर्ड परीक्षा में पूछेगा और ये क्वेश्चन कोई दूसरे जगह से नहीं है, आप ही के किताब में से है ये क्वेश्चन। आप लोगों के सिलेबस के अनुसार ही जो है क्वेश्चन इसमें है। तो चलिए साथियों, आज आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि सबसे पहले देखो, ये समतल दर्पण द्वारा पहला क्वेश्चन है आपका। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आपको बताना है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब समतल द्वारा दर्पण द्वारा बनता है कि काल्पनिक बनता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों, क ख दोनों, यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन, तो आप सभी जो है जानते ही होंगे कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क हो गया कि ये ख हो गया कि सॉरी, मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक ख में दिया है, इसलिए ख आंसर जो है सही होगा। तो साथियों, आप लोग जो है इसको जो है देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, परावर्तन का कोण होता है। परावर्तन का कोण जो होता है वो क्या होता है साथियों, ये आप लोग जो है देख सकते हैं। परावर्तन का कोण, देखिए आप लोग फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे और ये पहला चैप्टर का ही सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। फिजिक्स के पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछेगा। देखिए, परावर्तन का कोण होता है, कौन सा कोण होता है, तो आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण नहीं, आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब। देखिए, जब परावर्तन कोण है तो आपतित किरण के साथ बनेगा ही नहीं, इसीलिए ये बनेगा परावर्तित किरण के साथ। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए। आंसर हो गया परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यानी ऑप्शन इसका डी जो है, घ जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो सही होगा। लास्ट जो है ऑप्शन जो है ये सही होगा। तो आप सभी जो है इसको देख लिए। परावर्तन के कोण बनता है कहाँ, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच। अभिलंब आप सभी आदमी जानते हैं कि दर्पण पर जो है ऐसे ऐसे आपतित किरण होगा, ये जो है अभिलंब है। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो आई आपतन कोण बनता है और यहाँ जो कोण बनता है आर वो परावर्तित किरण। तो देखिए, ये हो गया परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप सब जो है समझ गए होंगे। तो चलिए हम जो है इसी के साथ अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सभी आदमी जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और दोनों नियम आपको याद भी होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम हो गए, 2 नियम हो गए। तो आपको 3 का जो है ये ख में जो है आंसर आप सही मारेंगे कि 2 ही नियम होते हैं। तो चलिए हम आगे जो है देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए, अब आपको चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपको चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा
अवतल दर्पण में, क्योंकि आप जानते हैं कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण में बनेगा। तो आप लोग 4 का ऑप्शन ख मार लीजिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है हम लोग देखेंगे। 4 हो गया, 5वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये 5वां क्वेश्चन है, स्क्रीन पर जो है आप सब देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी, अब देखिए, आप लोगों को पहले ही बता दिया मैं कि जब वास्तविक प्रतिबिंब देगा तो अवतल दर्पण द्वारा बनेगा। तो अब आभासी प्रतिबिंब आ गया, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कहते हैं इंग्लिश में इसको। तो वर्चुअल इमेज जो है वो समतल दर्पण के द्वारा बनता है, वर्चुअल इमेज अवतल दर्पण के द्वारा भी बनता है, और वर्चुअल इमेज जो है मतलब आभासी प्रतिबिंब जो है उत्तल दर्पण के द्वारा भी बनता है। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब आप तीनों दर्पण में बना सकते हैं, अवतल, उत्तल और समतल। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो इसका आंसर हो गया घ। और आप लोग जो हैं ये याद कर लीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो इसमें तीनों दर्पण द्वारा जो है आप आभासी प्रतिबिंब जो है आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु से छोटा, छठा क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त, देखिए अब आभासी प्रतिबिंब में भी कर दिया छोटा। तो अगर छोटा आभासी प्रतिबिंब आपको चाहिए तो वो उत्तल दर्पण का काम है। वो किसका काम है? उत्तल दर्पण का काम है। आभासी प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण का काम है। आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेगा? उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आप सब आदमी जान गए हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब किससे बनेगा? उत्तल दर्पण द्वारा। तो चलिए इस तरह से 6 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। घ जिसको कहते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। अब देखिए, आपको चाहिए समांतर किरण पुंज, तो आप तो जानते हैं कि अनंत से आने वाली किरणें जो है वो अवतल दर्पण के साथ जो है समांतर किरणें बनाती है, और फोकस पर वस्तु रखते हैं तो भी अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा क, यानी अवतल दर्पण द्वारा जो है हम बिंदु स्रोत से जो है समांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 का हो गया क। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अब देखिए, ये रहा अवतल दर्पण और यहाँ से ये प्रधान अक्ष हो गया। अब फोकस पर प्रतिबिंब बनाना है, फोकस पर बनाना है। तो फोकस पर अगर प्रतिबिंब आपको बनाना है तो आप जानते हैं कि अनंत से जो किरणें आती है तो वो फोकस होते हुए, फोकस यानी एफ होते हुए जाती है। तो इधर भी अनंत से आएगा तो इधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, तो फोकस पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लिखेंगे इसका जवाब अनंत पर। तो क्या हो गया ऑप्शन, आप डायग्राम में देखिए, आपका ऑप्शन हो गया ये घ, कि अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण द्वारा फोकस पर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की होती है। आप जानते हैं कि सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे टू। एफ बराबर क्या होता है? आर बटे टू। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का आधा, दू नीचा में है ना जी, तो दू है तो आधा ना हुआ, तो ऑप्शन मारिए आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है। चलिए आप सब समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा कौन सा प्रतिबिंब, इसका ऑप्शन यहाँ पर है। अवतल दर्पण में वस्तु अगर जो है फोकस और ध्रुव के बीच होगा, क्वेश्चन को एकदम सावधानी से पढ़िएगा। फोकस और ध्रुव के बीच, देखिए
फोकस और ध्रुव का अभी अभी आपको बताएंगे। आप जो पढ़े होंगे तो देखे ही होंगे कि एक अवतल दर्पण यहाँ बना लेते हैं और यहाँ पर ये है और यहाँ पर मान लीजिए फोकस है। आप वस्तु को यहाँ रखिएगा, तो यहाँ जो वस्तु को रखिएगा, फोकस ये हो गया, तो यहाँ पर ये किरणें जो है फोकस होते हुए लौटेगी। तो यहाँ पर वस्तु ए बी हो जाएगा, ए बी वस्तु है। तो ये किरण को जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पीछे चला जाता है। आप पीछे जैसे ही जाएगा तो आप सब जानते हैं ये स्क्रीन पर जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गया है। चलिए इसको हम ख़त्म करते हैं, स्क्रीन पर से हटाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब पीछे जाएगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए आभासी और बड़ा बनेगा। ये क्या बनेगा इसका? आभासी और बड़ा बनेगा। आभासी और बड़ा पीछे जो बनता है अवतल दर्पण में, एक ही स्थिति है अवतल दर्पण में जो पीछे बनेगा, वो क्या है? तो जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए, यानी एफ और पी के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं, यहाँ अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, तो आभासी बनेगा और काल्पनिक बनेगा। चलिए, तो आप जो है ये क्वेश्चन समझ गए। तो हम लोग जो हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा आवर्धित, देखिए अवतल दर्पण है उसमें आभासी होना चाहिए यानी प्रतिबिंब काल्पनिक होना चाहिए, सीधा भी होना चाहिए, आवर्धित। देखिए आवर्धित शब्द का मतलब, आप 10वां विद्यार्थी हैं, आप जानते ही होंगे आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो आपको आभासी भी चाहिए, सीधा भी चाहिए और आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। कहाँ रखना पड़ेगा? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। तभी जाकर के आपको जो है अवतल दर्पण में आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो चलिए अब ये भी क्वेश्चन आप देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप सब जानते हो, गाड़ी चलाता होगा जी, मोटरसाइकिल चलाता होगा। वैसे तुम लोगों को 18 साल नहीं हुआ है, मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन तुम लोग जो है देखा होगा कि जो बगल में शीशा होता है ना, उसमें पीछे से जो गाड़ी आती है उसका छोटा चित्र दिखाई देता है। और छोटा चित्र बनाने का काम कौन करेगा जी? तो छोटा चित्र बनाने का काम करता है उत्तल दर्पण। छोटा चित्र बनाने का काम कौन का दर्पण का है? उत्तल दर्पण का काम है। तो चलिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखते हो बस सब में भी लगल रहता है, बगल में शीशा, ड्राइवर के आगे जो है शीशा लगा रहता है। वो काहे लगल रहता है जी? मुंह देखने के लिए ना जी, मुंह देखने के लिए ना लगल रहता है। वो लगल रहता है जो पीछे से जो कोई गाड़ी आ रहा है ना, तो उस गाड़ी को देखता है और ये उत्तल दर्पण लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। यहीं पर क्वेश्चन में अगर ये पूछ दे कि उसके हेडलाइट में क्या लगा रहता है, तब मारना अवतल दर्पण। तब क्या मारोगे? अवतल दर्पण। हेडलाइट में अवतल दर्पण रहता है ताकि लाइट ज़्यादा दूर तक जाएगा, उसका जो है आवर्धित होगा एकदम। देखो अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आप सब जानते हैं उत्तल दर्पण जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और जितना भी काल्पनिक प्रतिबिंब है वो सीधा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया ख। ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो और हम फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा। देखिए उत्तल दर्पण में आप जानते हैं ना कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो आप लोग राइट आंसर मार लीजिए को, इसका होगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब है अगली क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखो जी, जब सैलून जाओगे तो देखोगे शीशा के एकदम जस्ट बगल में कुर्सी रहता है। तो यानी दाढ़ी बनाने के लिए जो है हम लोग, ताकि उसमें बड़ा बड़ा दाढ़ी दिखाई दे, तो किस दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से ख आंसर जो है इसका बी जो है, आप लोग राइट आंसर मारना। क को ए समझो, ख को बी, या सी हो गया ग और डी हो गया घ। तो ये जो है राइट आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि, है ना।
अब देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। अब देखिए, सीधा प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण बनाता है, और सीधा प्रतिबिंब जो है वो समतल दर्पण भी बनाता है। तो इस तरह से एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग समतल अथवा उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसको समतल अथवा उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि F बराबर आर बाई टू सत्य है। F बराबर आर बाई टू सत्य है। बताइए, F बराबर आर बाई टू जो सूत्र होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कहते हैं इसको। F बराबर आर बाई टू बोलो या R बराबर 2F बोलो। इसको आप R बराबर 2F भी बोल सकते हो। R इक्वल टू 2F भी। तो ये जो सूत्र होता है ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए है। तो इसका राइट आंसर हो गया ग। ये दोनों में काम करता है, ये समतल दर्पण में काम नहीं करता है, ये अवतल और उत्तल दोनों में काम करता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ हम लोग जो है 17 क्वेश्चन को जो है हम लोग देख चुके हैं। अब 18 क्वेश्चन को देखोगे। 18 जो है ग्राफ वाला जो है क्वेश्चन है, रे डायग्राम है। इसमें कह रहा है चित्र 1.35 में सही किरण आरेख चुने। इसमें सही किरण कौन है? तो देखो, सबसे पहले पहला चित्र को देखो। पहला चित्र में क्या है कि सीधे यहाँ दर्पण से जो है किरण इधर जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। एक आपतित किरण होनी चाहिए इस दिशा में, इस दिशा में जो है एक आपतित किरण होनी चाहिए। तो एक जो है अपवर्तित किरण होनी चाहिए। एक आपतित किरण, एक अपवर्तित किरण होनी चाहिए। तो पहला चित्र जो है वो गलत है। देखिए, इधर इधर रह गया है, इधर, हाँ ये भी इधर गया है, तो ये ऐसा संभव नहीं है। दूसरा में देखो, दूसरा में क्या है कि ये दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण है। उत्तल ऐसे कौन सा दर्पण बनता है जी? उत्तल दर्पण। और ये किरण ऐसे गया तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे जो कर दिया है ये गलत है, किरण ऐसे जाता है। तो आप लोग जो है इस चित्र को भी देख लिया। और इसी के साथ जो है आप तीसरा चित्र को देखो। तीसरा चित्र इसमें क्या कह रहा है कि देखो, अब इसमें क्या दे दिया तीसरा चित्र में कि किरण जो है अवतल दर्पण पर ऐसे आया, ऐसे चला गया, ये गलत है। किरण ऐसे जाएगा तो इधर फोकस से आएगा, यानी ये भी चित्र गलत है। देखो, किरण ऐसे आएगा तो फोकस होते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा। किरण ऐसे आता है और फोकस होते हुए प्रधान अक्ष को काटेगा। कहाँ पर? फोकस पर। पहली किरण जो है प्रधान अक्ष को कहाँ पर काटता है जी? फोकस पर काटता है। इसीलिए ये भी रे डायग्राम गलत हो गया। और चौथी चित्र जो आपको दिया है, चौथी चित्र में क्या है कि प्रकाश जो है वक्रता केंद्र से गया है तो लौटेगा भी ना, तो जाएगा भी इसी रास्ते पर और लौट के आएगा भी इसी रास्ते पर। तो ये चित्र सही हो गया। तो इसीलिए आपका ऑप्शन भ जो है सही राइट आंसर हो गया। चलो, हम आप लोग जो है ये स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो हम लोग जो है अगली क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब जो है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। मतलब मैग्निफिकेशन जो है ना वो निगेटिव है। मतलब आवर्धन, आवर्धन समझते हो जी? प्रतिबिंब के ऊंचाई बटे वस्तु के ऊंचाई को हम आवर्धन कहते हैं। पढ़ा होगा तुम लोग H2/H1, प्रतिबिंब का ऊंचाई H2 और वस्तु के ऊंचाई H1 ले लोगे तो m बराबर ये देखो तुम लोग पढ़ा होगा कि m बराबर H2 बटे H1, यानी ऊपर में प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे में वस्तु की ऊंचाई। नीचल का क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो इसी को हम लोग कहते हैं आवर्धन।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक कब होगा जी, ऋणात्मक तब होगा जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। सीधा बनेगा तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा तो उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन हो गया घ। तो इसी के साथ जो है हम लोग ये 19 क्वेश्चन को देख लिए। चलिए हम लोग जो है इसी वीडियो में और भी क्वेश्चन का तैयारी करेंगे, ताकि जो है आपका वीडियो जो है मतलब आपका तैयारी जो है एकदम बम्पर तैयारी हो। तो चलो हम लोग जो है इसी के साथ जो है हम लोग देखते हैं दूसरा और भी क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन तो तुम लोग देख लिया, अब हम लोग 19 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो प्रकाश के परावर्तन से ही ये भी क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन का ही है। आप लोग जो है इसको स्क्रीन पर जो है बढ़िया से देखो। देखो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये कथन सत्य है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है, तो प्रकाश तो सीधी रेखा में चलती है, ये भी कथन सत्य है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। समतल दर्पण प्रकाश को अवशोषित तो करता नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा कि समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है। समतल दर्पण प्रकाश का क्या है जी, अच्छा अवशोषक है। तो ये गलत है। तो इसीलिए क्वेश्चन में कह भी रहा था कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो आप लोग देख लिया। चलो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। अब देखिए आपतित किरण का एक छोटा सा हिस्सा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ पर कोई किरण आ रहा है, ऐसे किरण आ रहा है, बहुत सारे किरण इस पर आ रहा है, सब किरण जो है इस पर आ रहा है। इस तरफ आंशिक रूप से कोई किरण पास कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी। इसीलिए दो का ऑप्शन ग जो है सही हो गया। और आप लोग जो है इसको बढ़िया से जो है टिक मार लीजिए कि दो का ऑप्शन क्या हो गया, ग जो है सही ऑप्शन हो गया। तो ये पारभासी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, आपतन कोण होता है। आपतन कोण किसको कहते हैं, तो देखो इससे पहले क्वेश्चन में हम देखे थे परावर्तन कोण, अब हो गया आपतन कोण। तो आपतन कोण जो होगा वो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा। तो ये ग जो है राइट आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। अब देखिए अगर ये समतल दर्पण है, ये मान लो समतल दर्पण है, इस पर कोई किरण ऐसे लंबवत आपतित होगी, तो ऐसे अगर आएगा तो साहब ऐसे ही चला जाएगा, जिस कोण पर आया है उसी कोण पर चला जाएगा। तो ये परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा, चूंकि एक रेखा अपने से ही 0 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए परावर्तन कोण का मान जो है 0 डिग्री हो जाएगा। आप सब जो है इसको देख लिए हो कैसे डायग्राम में कि इसका 0 डिग्री राइट आंसर है। अब है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर इसका अगर आपको लगाना है तो इसका सही आंसर होगा, ये देखो क्वेश्चन को स्क्रीन पर बढ़िया से देख लो। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांतः कितने प्रतिबिंब होंगे। तो इसके समांतर अगर है ना दो दर्पण, तो इसके अनंत प्रतिबिंब होंगे। तो आप लोग अनंत में टिक मार लीजिएगा। प्रकाश की एक किरण, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के रूप में उत्पन्न विचलन का मान होगा। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा। तो देखिए विचलन, अब ये विचलन क्या होता है, तो विचलन होगा कि 90 डिग्री से आएगा, अब फिर ये 90 डिग्री से चला जाएगा,
तो उसके बीच जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी एक पॉजिटिव 90 डिग्री तो एक निगेटिव 90 डिग्री, और दोनों के बीच जो है ये देखो जैसे ये रे है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये निगेटिव 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को मिला दोगे तो ये 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस तरह से प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा कितना, 180 डिग्री। विचलन का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन देखिए, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा। देखो कहने का ये मतलब है कि ये समतल दर्पण है, इस पर अगर आप ऐसे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कितना से जा रहे हैं, तो 4 मीटर प्रति सेकंड से। तो देखो फोटो तो इधर रहेगा तो वो इधर आएगा, तो इसका दुगुना हो जाएगा। 4 का क्या कहोगे, दुगुना। तुम समतल दर्पण के तरफ जिस चाल से जाओगे उसका दुगुना चाल से आएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो सही आंसर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब अगली क्वेश्चन देखते हैं, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी का जो मान होता है वो अनंत होता है। समतल दर्पण से अनंत पर जो है वो जा सकता है किरण। तो समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, ये भी क्वेश्चन को आपने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये आप ही के बुक का है, एकदम VVI क्वेश्चन सब आपको करा रहे हैं, और ये सब जो है तुम खाली सुन लो और देखो, दनादन परीक्षा में जो है सारा तैयारी तुम कर सकते हो। चलो नमा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। अब देखिए ध्रुव, ये गोलीय दर्पण हो गया, ये यहाँ से यहाँ इसका ये ध्रुव होता है, ये P ध्रुव होता है। कह रहा है यहाँ पर वक्रता केंद्र C होता है, तो दूरी को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या, यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ के दूरी को हम लोग R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप लोग जो है ख सही आंसर मारिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। इसका आंसर तो ख हो गया, तो आप लोग टिक लगा लीजिए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको सूत्र याद करा दिए हुए हैं, R बराबर 2F। तो दुगुना कर दीजिएगा, 2 गुने 12.5, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर है ना, दुगुना कर देना। जब ये F दिया रहे ना, R कहे निकालने के लिए, तो R बराबर 2F होता है, तो दुगुना कर देना। 5 दिया रहेगा फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या 10 हो जाएगा। 10 दिया रहेगा फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या 20 हो जाएगा। 20 दिया रहेगा फोकस दूरी तो वक्रता त्रिज्या 40 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। चलो तो हम लोग जो है 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसमें कह रहा है सत्य कथन खोजने के लिए। पहला ऑप्शन है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये तो सही है, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ये सही है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अब देखिए ये गलत है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और उसके फोकस दूरी F की आधी होती है, ये गलत बात है। R F की आधी नहीं होती है। देखो ये ऑप्शन ये कह रहा है कि R जो है वो F का आधा होता है, तो ये गलत बात है ना। F बराबर 2R थोड़ी होता है, R बराबर 2F होता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अब देखिए ये भी सत्य है कि आवर्धन माइनस में आ जाए तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन जो है क जो है वो सही हो गया। तो आप लोग परीक्षा में जो है दनादन जो है टिक मार लेना, है ना। आप बस खाली तुम इस पर सुनते जाओ और धड़ाधड़ याद करते जाओ। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन कर रहा है चुनने के लिए। जब कोई किरण, पहला ऑप्शन देखो, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, तब वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के
समांतर निकलती है। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये असत्य कथन है। जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ती है वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। तो देखो इसका ये भी सही है, इसका ये ऑप्शन जो है वो सही है। तो तुम्हारे हिसाब से मतलब क्वेश्चन जो कर रहा है उसका आंसर ये सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसमें ख सही है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी गलत। ये अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है, इस तरह से इसका ऑप्शन जो है ये सही हो गया। गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा और इसका सही आंसर हो गया ग। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है बल्कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण, गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो परावर्तित के बाद देखो, तो वक्रता केंद्र जैसे आपको हम डायग्राम बताए कि यहाँ सी है, तो जो किरण सी से जाता है वो आएगा भी सी से, आ जाएगा भी सी से। तो क्या कहेंगे हम लोग, दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी या पूर्व पथ की ओर लौट जाएगी। तो ऑप्शन ग जो है सही होगा। पूर्व पथ की, जिस पर आया उसी पथ पर लौट गया। तो एकदम सावधानी से, एकदम अस्थिर से तुमको सिखा रहे हैं, सावधानी से समझते जाओ, परीक्षा में सब सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए 15 नंबर में करा है 4 कथन दिया है, करा है गलत खोजने के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ये सही है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये भी गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये सही है। ग जो है सही आंसर हो गया। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं इसी से, यानी 15 क्वेश्चन हो गया। देखो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी, देखिए आभासी प्रतिबिंब आपको चाहिए तो समतल दर्पण ये भी आभासी देगा, अवतल दर्पण इससे भी एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण इससे भी आभासी प्रतिबिंब। तो इनमें तीनों दर्पण, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका कि इनमें तीनों दर्पण है ना। 17 नंबर देखते हैं, इसमें से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए एक ही चारा है, अवतल दर्पण। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है, छोटा भी और आभासी भी, तो ये उत्तल दर्पण का काम है। तो ये घ हो गया, राइट आंसर हो गया। 19 नंबर देखो, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। देखिए अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा तो निश्चित है कि वस्तु भी वक्रता केंद्र पर होगा। तो 19 का ख हो गया राइट आंसर। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। देखिए वस्तु से भी बड़ा, तो ये अवतल दर्पण का काम है। आपको बताए थे ना कि ये पीछे में जो प्रतिबिंब बनता है, ये पीछे वाला जो प्रतिबिंब बनता है, ये पीछे बढ़ाने से ये जो प्रतिबिंब है ये बड़े साइज का बनता है। यहाँ पर ये देखो ए डैश बी डैश, ये बड़े साइज का यहाँ पर वस्तु होता है ए बी, तो ए बी का बड़ा प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस तरह से ये अवतल दर्पण का काम है कि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग जो है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। अब अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का क्या बन सकता है। देखिए केवल आभासी प्रतिबिंब गलत, केवल वास्तविक प्रतिबिंब ये भी गलत है। दोनों क और ख, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, तो केवल आभासी प्रतिबिंब ये भी गलत, केवल वास्तविक प्रतिबिंब ये भी गलत। दोनों क ख, तो आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, तो ये दोनों बनेगा, ये दोनों बनेगा, वास्तविक बनता है आभासी बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इतना क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 22 की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर जो है आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 22। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो
तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच। अब देखो दर्पण अवतल है, वही अभी जो फिगर बना के दिखाए थे, तो उसमें आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अभी अभी आपको बताए थे कि आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। देखो ऐसे और ऐसे। अब मान लो यहाँ पर वस्तु रखा गया तो ऐसे जाएगा। अब फोकस यहाँ पर है, यहाँ पर फोकस है, तो ये आएगा ऐसे फोकस होते हुए आएगा यहाँ पर मान लो। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे किरण को, एक किरण इधर से जाएगा तो ये यहाँ पर काट देगा, तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ पर ए डैश बी डैश बन जाएगा। आप लोग भी डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस करना। देख रहे हो हम खटाखट बना रहे हैं, ऐसे ही तुम भी बना सकते हो। तो देखो ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, प्रतिबिंब का साइज है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन याद रखना ये ध्रुव है, ये फोकस है, तो तब ये बनेगा जब पी और एफ के बीच में होगा, ध्रुव और फोकस के बीच में होगा, तब ये बनेगा इसका ये प्रतिबिंब जो है। आप सब देख रहे हो। चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण है तो तुम तो जान ही चुके हो कि इससे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। देखिए एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। तो ये दर्पण समतल और उत्तल होगा। ये दर्पण कैसा होगा जी, समतल और उत्तल होगा। इससे हमेशा आप सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, अगली क्वेश्चन पर है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो। एक बार और क्वेश्चन पढ़ो। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। अब देखिए हमेशा वस्तुए के आकार के बराबर होगा, तो ये काम किसका है, समतल दर्पण का। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण से बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के नहीं, देखो जैसे वक्रता केंद्र पर होगा तो बराबर आकार का बनेगा। ख ऑप्शन है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा, तो जैसे जैसे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा तो उसका बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाना है। तो वक्रता केंद्र देखो, अब आपको डायग्राम से इसको समझा देते हैं। ये मान लो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर F है और यहाँ पर C है। देखो यहाँ पर अनंत है, तो अनंत पर जो वस्तु रहता है तो उसका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फिर यहाँ पर रहेगा छोटा प्रतिबिंब, C पर आएगा तो बराबर बनेगा। C से आगे बढ़ेगा तो उसका प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाएगा। तो C और P के बीच में अगर हो तो उसका आकार जो है प्रतिबिंब का वो बड़ा होता चला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वक्रता केंद्र और फोकस के अंदर, अब वक्रता केंद्र के परे, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि ये सारा के लिए नहीं कह रहा है बल्कि एक स्थिति के लिए कह रहा है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। तो आपने देख लिया इसका समतल और उत्तल दोनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर। ये देखिए इसको पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। यानी वस्तु का आकार देखो, डायग्राम में देखो, वस्तु का आकार जो है वो दिया गया है। वस्तु का आकार जो है वो आपको दे दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। यानी
दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो आप पढ़ चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या पर जो वस्तु रहेगा तो वो बराबर आकार का ही प्रतिबिंब बनाएगा। तो ऐसे में प्रतिबिंब का आकार 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपने इस क्वेश्चन को भी देख लिया कि प्रतिबिंब का आकार जो है कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। 27 का 1.5 जो है टिक मार लोगे। 27 अभी अभी आप लोग देख चुके हो, इसका 1.5 जो है टिक मार लोगे। 1.5 ये देखो, इसका 1.5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए, उत्तल दर्पण है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो उत्तल दर्पण में तो सीधा बनता ही है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, गलत है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में छोटा बनता है। तो ये एक वस्तु उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कह रहा है खोजने के लिए, तो असत्य कथन कह रहा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा आकार में छोटा होता है, ये सत्य कथन है। प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो उत्तल दर्पण में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो असत्य कथन ख हो गया। यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव, प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के ध्रुव, देखो ये क्वेश्चन जो है आप लोग जो है इसको देख सकते हो, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है समांतर जो है आ रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या, देखो इसमें दर्पण सूत्र लगेगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप सभी आदमी जो है ये देख लीजिए, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये सूत्र दर्पण सूत्र है। अब देखिए, u का मान अनंत दे दिया है, u का मान कितना दे दिया, अनंत दे दिया। तो यहाँ पर देखो 1/अनंत प्लस 1/v, v का मान जो है दे दिया है और अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा 30 और ये f खुद हो जाएगा, माइनस में f हो जाएगा। तो ये तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये देखो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो f को क्रॉस करोगे तो 30 हो जाएगा। कोना कोनी यहाँ देखो ना, कोना कोनी गुना कर लेना तो f बराबर 30 हो जाएगा। तो इस तरह से 30 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस। लेकिन आपको कह रहा है, अभी फोकस तो आप निकाल लिए, आपको कह रहा है वक्रता त्रिज्या निकालिए। तो वक्रता त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, तो r बराबर होता है 2f। कभी कभी देखो एक ही न्यूमेरिकल में दो दो सूत्र लगता है, तो 2 गुने 30 तो हो जाएगा 60, तो 60 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ जो है, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 क्वेश्चन को देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु को उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में, तो ये फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगा। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, वास्तविक प्रतिबिंब से जो न्यूनतम दूरी होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, यानी 20 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। एक अवतल दर्पण के ध्रुव से, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, चलो ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है।
दोस्तों थोड़ा तबीयत ख़राब है, फिर भी हम वीडियो जो है बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देखो, कह रहा है एक अवतल दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 60 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण के वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो वही दर्पण सूत्र लगाना है, और दर्पण सूत्र के बाद जो है आप इसमें जो है ये देखेंगे कि दर्पण सूत्र के बाद जो है आपका जो है तो साथियों ये एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, तो इसमें दर्पण सूत्र लगाना है। चलो उस दर्पण सूत्र जो है हम लोग लिख लेते हैं, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसमें जो है आप u का v का मान दे दिया है, तो u का मान माइनस में लोगे तो -30, इधर जो है प्लस -60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो है ये निकल के आ जाएगा, 60 लघुत्तम हो जाएगा, 30 दूना तो ऊपर में -2 होगा, तो -2 और -1 होगा, नीचा में 60 हो जाएगा, -3 होगा, 60 काट दो 20 हो जाएगा, तो f का मान 20 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका मान जो है f का मान 20 आ रहा है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान होगा, तो वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगा वो f का मान अगर 20 आया है, f का मान कितना आया है 20, तो 20 आया है तो वो 20 सेंटीमीटर, और ये वक्रता त्रिज्या का रहा है तो ये 40 हो जाएगा, तो 40 हो गया तो 30 और 60 के बीच में हो गया। चलो साथियों, ये इस तरह से हमने देखा। ये क्वेश्चन नंबर 30 का 30 नंबर क्वेश्चन में था कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी, तो न्यूनतम दूरी जो है वो ये शून्य होगा। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी जो है यही सूत्र से जो है दर्पण सूत्र जो 1/u, ये 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f से आप जो है इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो ये देखोगे कि वस्तु का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, आप दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, देखो ये डायग्राम से भी आप बना सकते हो। ऐसे देखो, यहाँ वस्तु रखा गया है, फोकस दूरी है 15, फोकस दूरी कितना है 15 है। देखो फोकस दूरी इसका 15 रखा गया है। चलो डायग्राम से ही हम खींच करके इसको आपको समझा देते हैं कि ये देखो ऐसे यहाँ पर फोकस है, तो फोकस पर 15 है डिस्टेंस, अब वस्तु यहाँ रखा गया है, तो क्लियर हो गया कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो तो पीछे बनेगा, यहाँ पर जा कर के बनेगा, है ना। ये ऐसे पास करेगा तो पीछे प्रतिबिंब बन जा कर के बनेगा, तो ये काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। तो ये हो गया ख राइट आंसर। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से, ये अगला क्वेश्चन है, 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी से उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो। यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से, फोकस f का मान दे दिया है आपको 40, तो ये उत्तल दर्पण रहेगा तो प्लस में लिखना, और वस्तु भी जो है 40 सेंटीमीटर दे दिया है, ये भी आपको 40 दिया है सॉरी, तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो देखिए, तो इसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए सबसे पहले तो इसमें f का मान आप निकाल लीजिए, ये कह रहा है तो उसके प्रतिबिंब बस, और तो उसके और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी होगी। तो सबसे पहले v का मान हम लोग फाइंड कर लेंगे, इससे 1/, ये हो जाएगा आपका जो है f और u दिया हुआ है, तो v का मान आपको निकालना होगा, v 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आप जो है दर्पण सूत्र लगा करके इस पर जो है बना सकते हो। यदि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, देखो एक उत्तल दर्पण है, तो ये 1/f हो गया, तो ये 1/u हो गया, ये 1/v हो गया, तो फोकस दूरी तो 1/40 कर देना, ये वस्तु की दूरी तो ये भी 1/40 कर देना, तो प्रतिबिंब की दूरी ये भी, अब इसमें देखिए ये कट जाएगा तो v का मान हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा
मतलब ये शून्य, तो इसमें ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा। तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच का दूरी जो है वो हो जाएगा आपको ये दर्पण से कह रहा है तो दर्पण वहीं पर बनेगा जहाँ पर प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहाँ दर्पण है, तो शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन पर फटाफट जो है अब आपको देखने को मिलेगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से मापते हो जी? ध्रुव से मापते हो। आप सब जानते हो कि ये दूरी कहाँ से मापते हो? ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़े हो ना, सभी दूरी जो है ध्रुव से मापा जाता है। बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक, दाईं तरफ की दूरी धनात्मक, ऊपर ध्रुव से ऊपर की दूरी धनात्मक और ध्रुव से नीचे की दूरी ऋणात्मक। चलो हम बोल भी दिए पूरे चिन्ह परिपाटी का नियम। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण का सूत्र होता है। तो देखिए दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 50 बार हम लोग लिख चुके हैं अभी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v या 1/v प्लस 1/u। तो ये राइट आंसर हो गया। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के आवर्धन, देखिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर माइनस वी बाय यू। m बराबर क्या होता है? माइनस वी बाई यू। आपको बताए थे हम, आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात भी होता है, और ये भी होता है माइनस वी बाई यू। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। अब समतल दर्पण होगा तो समतल दर्पण में क्या होता है जी? जितना वस्तु होता है उतना ही पीछे वो होता है और सीधा बनता है, इसीलिए ये +1 हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। तो वक्रता त्रिज्या, आप देखिए ये भी दर्पण सूत्र से ही बनेगा सवाल, कि ये 38 नंबर सवाल। तो देखिए आप इसको आराम से बना सकते हैं दर्पण सूत्र में रख करके। जैसे देखिए यहाँ पर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ा कलम कॉपी आपको रखना पड़ेगा। तो कह रहा है वस्तु वक्रता त्रिज्या 20 है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, और सामने 40 सेंटीमीटर रखा जाता है तो वस्तु को रखा जाता है 1/40 पर, तो ये भी का मान हो गया। तो अब वन यहाँ पर देखो 1/v बराबर हो गया 1/10 माइनस 1/40। अब इसका जो है हम लोग एलसीएम कर लेंगे, तो ये 40 जो है एलसीएम हो जाएगा। एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बनेगा? तो यहाँ पर ये उत्तल दर्पण है, इसीलिए सारा मान इसका प्लस में हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर f का मान हम लोग जो है f का मान आपको दिया हुआ है, रखा जाता है, तो प्रतिबिंब जो है वो 8 सेंटीमीटर पर दर्पण के पीछे बनेगा। आठ सेंटीमीटर पर दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए तो ये आभासी और दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर पर बन जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब है, इसमें कलम कॉपी लेकर के बैठोगे तो बढ़िया से समझ पाओगे। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अब बहुत ही बढ़िया है। एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से दर्पण के फोकस से दूरियां 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण के फोकस दूरी होगी। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आपको हम बता देंगे। इसका सही आंसर जो है आपको 20 सेंटीमीटर मिलेगा, लेकिन अगर इसका तुम सॉल्यूशन चाहते हो तो इसका सॉल्यूशन हम एक वीडियो बना करके दे देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही स्टैंडर्ड है और बनाने के लिए जगह चाहिए, जो यहाँ संभव नहीं है। देखो इसमें ये दे दिया है कि ये फोकस है, ये फोकस है, तो फोकस से कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा गया है, वस्तु यहाँ रखा गया है, फोकस से ये 25 दे दिया है। अब प्रतिबिंब जो है वो फोकस से 40 ये 16 सेंटीमीटर के दूरी पर बन रहा है, तो ये 16 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग u का मान लेंगे। हम इसको हम जवाब आपको एक वीडियो बना करके ये क्वेश्चन बना करके आपको दे देंगे। यहाँ पर u का मान हो जाएगा f प्लस
25 और इसको पीछे माइनस लगाओगे, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी अवतल दर्पण में माइनस में, अब v का मान हो जाएगा माइनस में f+16। तो इस तरह से जो है हम लोग f का मान निकाल लेंगे, 20 सेंटीमीटर आएगा। हम इसका जवाब आपको पूरा सॉल्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसका हम सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है यहाँ दे दिया है, लेकिन ये आप लोगों को नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ये पूछेगा तो शॉर्ट में ही पूछेगा। तो इसी के साथ जो है आप सभी जो है इस चैनल को जो है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में जो है शेयर करो, और 10th बोर्ड का जो है धमाकेदार तैयारी जो है आप करो, और एकदम परीक्षा में जो है धूम मचा करके आओगे, परीक्षा में पूरे धूम मचा करके आना। और इस चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।